अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, कभी डॉन लीग्स, कभी खलाई मखलूक, कभी सिविलियन बालादस्ती की आड़ में रियासती इदारों पर तनकीद, कभी आज़ाद बलोचिस्तान का नारा, कभी उर्दू ज़बान की तौहीन, कभी सरहदी बाढ़ को ख़त्म करने का मुतालबा, कभी मुल्की दिफा और सलामती पर हमले, कभी फैटफ क़वानीन की मुखालफत, कभी हुकूमत पर सकूत कश्मीर का इल्ज़ाम, कभी कुलभूषण यादव को NRO देने का इल्ज़ाम, तो कभी मुस्लिम लीग नून का एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया अब एंटी पाकिस्तान बयानिया बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लीगी क़यादत की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मुखालफत अब पाकिस्तान के मफादात की मुखालफत में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। पहले सिर्फ नवाज शरीफ एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया लेकर चल रहे थे, लेकिन लीगी रहनुमा अपने कायद से भी अब 2 कदम आगे बढ़कर रियासत मुखालिफ बयानिया अपना रहे हैं। कल साबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कौमी सलामती से मुताल्लिक कौमी असम्बली में इंतहाई मतनाज़ बयान दिया। अयाज सादिक ने कहा कि अभिनंदन की रिहाई के मामले पर होने वाली जो मीटिंग थी उसमें शाह महमूद कुरैशी कांप रहे थे, माथे पर पसीना था, और हमसे शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि खुदा का वास्ता है अभिनंदन को वापस जाने दें, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो रात 9 बजे हिंदुस्तान पाकिस्तान पर हमला करने वाला है। अयाज सादिक ने अपनी तकरीर में यह भी कहा कि हिंदुस्तान ने कोई हमला नहीं करना था, सिर्फ घुटने टेक कर अभिनंदन को वापस भेजना था। सरदार अयाज सादिक के इस गैर जिम्मेदाराना बयान से न सिर्फ हर मुहिब्बे वतन जो पाकिस्तानी है उसको सदमा हुआ है, बल्कि पाकिस्तान के अज़ली दुश्मन भारत ने इस बयान को मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पाक फौज के खिलाफ इस्तेमाल करते हुए अभिनंदन की रिहाई को अपनी दिफाई ताकत और फतेह से तशबीह दी है। हालांकि आलमी दुनिया इस हकीकत को तस्लीम करती है कि 27 फरवरी 2019 को होने वाले मार्के में पाक फौज ने दुश्मन को नाकुशाने चबवाए थे और खित्ते में अमन के फ़रोग के लिए अभिनंदन को रिहा किया था। अवामी हल्कों और सोशल मीडिया पर होने वाली शदीद तनकीद के बाद अयाज सादिक ने अपने वजाहती बयान में कहा कि भारतीय मीडिया मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है और इसको तब्दील करने की कोशिश की गई है। अयाज सादिक ने वजाहत तो कर दी, लेकिन इस गैर जिम्मेदाराना बयान से आलमी सतह पर पाकिस्तान को सुबकी का सामना करना पड़ा है। आज DG ISPR ने रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए अभिनंदन की रिहाई के हवाले से हकायक एक बार फिर से दुनिया के सामने पेश किए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए DG ISPR ने कहा कि गुज़श्ता रोज़ एक बयान दिया गया जिसमें तारीख को मस्क करने की बात की गई। ऐसे मनफी बयानियों को कौमी सलामती पर बराह रास्त मनफी असरात मुरत्तब होते हैं। मनफी बयानिया भारत की शिकस्त और हजीमत को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलवामा वाक़े के बाद भारत ने 26 जनवरी को न सिर्फ मुँह की खाई बल्कि पूरी दुनिया में हजीमत भी उठाई। पाकिस्तान ने एलानिया हिंदुस्तान को दिन की रोशनी में जवाब दिया और अल्लाह की नुसरत से हमें हिंदुस्तान के खिलाफ वाज़े फ़तह नसीब हुई और पाकिस्तान की फ़तह को दुनिया भर में तस्लीम किया गया। जनरल बाबर इफ्तिखार ने 2 टोक अल्फाज में कहा कि भारतीय पायलट अभिनंदन की रिहाई को किसी और चीज़ से जोड़ना इंतहाई गुमराह कुन है। अभिनंदन को जेनेवा कन्वेंशन के तहत रिहा करने का फैसला किया गया। पाकिस्तान ने एक जिम्मेदार रियासत के तौर पर अमन को एक और मौका देते हुए अभिनंदन को रिहा करने का फैसला किया। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि इन चीज़ों का दुश्मन जो है इंफॉर्मेशन डोमेन में भरपूर फ़ायदा उठा रहा है और इसकी झलक आज भारतीय मीडिया पर देख सकते हैं। DG ISPR ने यह भी वाज़ेह किया कि फ़ौज में हर सतह पर सियासी बयानात पर सख्त गौम गुस्सा पाया जाता है। इदारे का सरबराह तमाम रैंक्स एक ही चीज़ है। जब किसी इदारे के सरबराह को निशाना बनाया जाता है तो इसका मतलब पूरे इदारे को, पूरी फ़ौज को निशाना बनाना है। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबरी फराज का ये कहना है कि अभिनंदन के बयान पर कौम जो है वो अयाज सादिक से हिसाब लेगी और हम चाहेंगे वो कि कौमी असम्बली में आकर खड़े होकर माफ़ी मांगे। सवाल यह है कि क्या अयाज सादिक के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हो सकती है। सवाल ये भी है कि भारत का बयानिया क्या PDM का बयानिया बन चुका है। सवाल तो ये भी अहम है कि कौमी सलामती के ख़िलाफ़ जो मुसलसल बयानात आ रहे हैं, क्या इस पर मुस्लिम लीग नून पर पाबंदी लग सकती है। मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाइद साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल वड़ाइद साहब आपका। सुहेल वड़ाइद साहब, कल कौमी असम्बली में अयाज सादिक के बयान के बाद भारत तो इस बयान को इस्तेमाल ज़ाहिर कर रहा है, वहाँ पर तो खुशियाँ मनाई जा रही हैं, लेकिन दुनिया भी हम पर हंस रही है कि हम कैसी कौम है कि अपनी ही फ़तह को जो है ना वो मतनाज़े बना रहे हैं, दुनिया के सामने अब अपना तमाशा लगा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि इमरान खान से नफ़रत में ऑपोजिशन इतना आगे निकल गई है कि हम गलत और सही की पहचान ही भूल गए हैं। हम भूल गए हैं कि बंद कमरों में जो हसास मामलात की ब्रीफिंग्स होती हैं, जो डिस्कशन होती है, इस तरह पूरी दुनिया के सामने उसको रखकर तमाशा नहीं बनाया जाता। मेरा ख्याल है कि इस हवाले से मुहतात रवैया इख्तियार करना चाहिए और ख़ासकर जो डिफेंस के मामलात हैं उनके बारे में सोच समझ कर ही बयान देने चाहिए।
सियासत में तो एक दूसरे पर तनकीद समझ में आती है। आपको नहीं लगता कि अब ये एक लम्हा फिक्रिया है, यहाँ पर एक फुल स्टॉप लगना चाहिए? कभी हम देखते हैं कि बाढ़ को उखाड़ने की बात की जाती है, फौज के सरबराहान को टारगेट किया जाता है, उर्दू ज़बान की तौहीन की जाती है, आज़ाद बलूचिस्तान की बात की जाती है। तो क्या अब ये मोमेंट नहीं है कि अब फुल स्टॉप लगना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ? मेरा ख्याल है कि ये भी सारी जो आप इल्ज़ामात लगा रहे हैं ये भी कुछ ज़्यादा सख्त हैं। अच्छा। और दूसरी तरफ से भी इसी तरह की चीज़ें की गई हैं। मेरा ख्याल है कि इस तरह के जब इल्ज़ामात पर इक़दामात होते हैं तो उससे सूरत हाल और ख़राब होती है। आप याद रखें कि हम नफ़रत की ये जो सियासत और फिर उसके ख़िलाफ़ इंतज़ामी इक़दामात जो हैं इसके नताइज बहुत दफ़ा भुगत चुके हैं। असल बात ये होती है कि अगर एक फायर कर रहा है तो उसका इलाज दूसरा फायर नहीं है, इसका इलाज उसकी फायर बंदी करना है, उसको रोकना है। अगर आप भी फायर शुरू कर देंगे तो फिर तो जंग शुरू हो जाएगी और सारी दुनिया हमें हमारे मुखालिफ चाहते हैं कि यहाँ जंग हो, यहाँ अनारकी फैले, यहाँ खाना जंगी हो। तो बुनियादी बात यह है कि अगर अपोजिशन ने सख्त रवैया अपनाया है तो हुकूमत को भी जवाबी तौर पर सख्त रवैया नहीं अपनाना चाहिए, उन्हें ठंडा करने की कोशिश करनी चाहिए, तभी लड़ाई नहीं होगी। अगर हुकूमत ने भी बंदूकें उठा ली और हुकूमत ने भी उसी तरह की जवाबी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी तो फिर हमें मशरक़ी पाकिस्तान और इससे पहले सिंध और पख्तूनख्वा के अंदर जो हालात होते रहे हैं और जो बलूचिस्तान में हालात हैं उस तरह के हालात से गुजरना पड़ेगा जो कि मुल्क तो खुला छोड़ देना चाहिए। जिस तरह के बयानात अयाज सादिक साहब दे रहे हैं, जो बातें हो रही हैं, क्या आज DGISPR ने जो वजाहत दी ज़रूरी नहीं हो गया था ऐसे बयानात के बाद? जी, बयानात की हद तक तो ठीक है, इक़दामात नहीं होने चाहिए। बयानात तो हर तरह के बयानात देने की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन जब इक़दामात इंतज़ामी इक़दामात किए जाते हैं, जब कैदो बंद का सिलसिला होगा, जब मुकदमात होंगे तो उससे मामलात और तरफ चले जाते हैं। फिर उसका जवाब भी ज़ाहिर मज़ाहमत से होता है और फिर सोसाइटी का जो चेहरा है वो बिगड़ जाता है। अयाज सादिक साहब एक अरसे के बाद जो है ना वो आकर बोले हैं और ऐसा बोले हैं कि जो है ना वो एक मतनाज़ी बना दिया एक मोमेंट को उन्होंने। आपको लगता है कि ये बयान दिलवाया गया है उनसे, एक एजेंडे को आगे लेकर चलने की कोशिश की गई है? अयाज सादिक साहब बड़े जो हैं समझें कि बड़े मुतदिल मिजाज आदमी हैं, स्पीकर रहे हैं और उनकी शोहरत कभी इंतहा पसंदाना बयानात की नहीं रही। मेरा ये ख्याल है कि इसलिए उनकी जो ओवरऑल शोहरत है उसको देखते हुए कभी अगर आप बहुत ज़्यादा भी किसी इंतहा पे भी चले जाएं तो गुस्सा हो सकता है, कोई लड़ाई हो सकती है, कोई उस वक़्त का जज्बा हो सकता है। अदरवाइज़ वो ऐसी शख्सियत नहीं है कि जो इस तरह के चीज़ों को फ़रोग़ दें या इस तरह की बातों को इजहार दें। वो तो हमने देखा है हमेशा सुलह सफाई की, मफाहमत की बात करते हैं। अब आपको लगता है कि हुकूमत को पहल कर लेनी चाहिए ऑपोजिशन को इंगेज करने में, मुज़ाकरात की तरफ, डायलॉग की तरफ? मेरा ख्याल है कि हुकूमत का ये फ़र्ज़ होता है, जो हुकूमत में होता है उसके पास कुछ देने को, बात करने को उसके पास स्पेस होती है। अपोजिशन के पास तो स्वाय मुखालफत के कुछ नहीं होता, उसके पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत को पहल करनी चाहिए, इससे एक स्पेस मिलेगी, इससे रास्ता मिलेगा। नहीं तो अपोजिशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वायलेंट, ज़्यादा अग्रेसिव ज़्यादा होती जाएगी और माहौल ख़राब होगा। वज़ीर आज़म के लबो लहजे से आपको लगता है उससे फिर मुआशी मौत कि वो पहल करेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता। हाँ। नहीं, मुझे नहीं लगता, मुझे तो इसके उलट लगता है। लेकिन जब सियासी माहौल ख़राब होता है तो मुआशी माहौल भी ख़राब होता है और फिर उससे पूरा मुल्क जो है वो डिस्टर्ब होता है। तो माहौल को मज़ीद ख़राब होता हुआ देख रहे हैं आप? जी, क्लैश की तरफ जा रहे हैं, काश ना जाएं। किस तरह का क्लैश? मतलब कि कोई तसादुम की सूरत हाल हो सकती है? किस तरह की सूरत हाल को आप जो है ना वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं? सियासी तसादम की तरफ तो डेफिनेटली हम जा रहे हैं। हाँ। हालात, सियासी हालात में गर्मी आ रही है और डेफिनेटली जब लड़ाई होती है तो उसमें फिर सेंसेस नहीं होते, उसमें फिर जज्बात होते हैं, उसमें फिर अक्ल काम छोड़ देती है।
तो आम तौर पर हमने देखा है कि जब भी सियासी टेम्परेचर बहुत ऊपर चला जाए उसका मनफी असर मईशत पर पड़ता है, स्टॉक मार्केट पर पड़ता है, डॉलर के एक्सचेंज रेट पर पड़ेगा। आप देखेंगे कि यूं ही ये सियासी टेम्परेचर आप ऊपर जाएगा, मुल्क की माशी सूरत हाल जो है उसमें भी गड़बड़ होनी शुरू हो जाएगी, जो कि मुनासिब नहीं है मुल्क के लिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर तज्ज़ियाकार सुहेल वराइद साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, अब मुझे ज्वाइन किया है वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सियासी रवाबित डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, हुकूमत और अपोजिशन की सियासत में एक दूसरे के इक़दामात पर तनकीद तो इस हवाले से तो समझ में आती है, लेकिन जब मामलात इस नहज पर पहुंच जाएं कि इतने हसास नौयत के मामलात को इस तरीके से ओपनली डिस्कस किया जाए कि आप पूरी दुनिया में तमाशा बनने लगे, दुश्मन इसका फ़ायदा उठाने लगे, क्या यह अब लम्हा फ़िक्रिया नहीं है? इस सिलसिले को अब बंद होना चाहिए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए इसमें दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं हमारे लिए, जानना भी और देखना भी। एक चीज़ तो इम्पॉर्टेंट ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ हमेशा एक दूसरे के अगेंस्ट पॉलिटिक्स करती हैं, और एक गवर्नमेंट होती है, एक अपोजिशन होती है, वो गवर्नमेंट की गवर्नेंस के ऊपर, गवर्नमेंट की डिफरेंट पॉलिसीज़ के ऊपर, गवर्नमेंट जिस तरीके से गवर्न कर रही होती है उसके ऊपर अपने एतराज़ात करती है। उसके लिए जलसे जुलूस भी किए जाते हैं, तहरीकें भी चलाई जाती हैं। सर आंखों पर हमने किसी चीज़ पे मना नहीं किया। कुछ रेड लाइंस होती हैं जिनको कभी कोई नेशन और नेशन का कोई सिटीजन क्रॉस नहीं करता, और वो होती हैं जहां से आपकी मुल्क की सलामती शुरू होती है, मुल्क का वकार शुरू होता है, आपके दफाई इदारे शुरू होते हैं। ये सिलसिला बदकिस्मती से शुरू हुआ जब नवाज शरीफ साहब और अब कल आपके सामने जो जुबैर साहब हैं वो मान गए कि मैं एनआरओ लेने गया था। अर्श शरीफ के शो पे उन्होंने आपके सामने जो चीज़ें मानी कि उनसे मैं पूछने गया था कि हम माल रोड के ऊपर जलसा कर लें कि नहीं, पता नहीं कौन सी वोट को इज्जत दे रहे थे वहाँ पर। फिर मरियम सफदर साहबा के बाहर जाने पर भी बातचीत हुई कि पासपोर्ट फाड़ दें और रख लें। मैं आपको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का एक स्पोक्स पर्सन होने के नाते आपको ये पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि इन्होंने पूरा 1 साल गड़गड़ा कर एनआरओ मांगा। जब इनको एनआरओ नहीं मिला और हर जगह हम एनआरओ लेने गए थे, ऐसी बात नहीं की उन्होंने डायरेक्ट। वो तो नहीं, हाँ वो नहीं कहेंगे, आप दुरुस्त फरमा रही हैं, एग्जैक्ट लफ्ज तो वो नहीं इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो जो उनका एडमिशन है वो वहां पर और खीरा खाने तो नहीं गए थे ना, उनका वहां पर क्या काम है जाने का। दूसरा उन्होंने ये कहा कि मेरे 40 साल पुराने रिलेशनशिप हैं, तो मैं ये बात टेलीविजन पे स्क्रीन पे वाजे कर दूं, और ये मुझे जुबैर साहब के बहुत ही करीबी जराए से पता चला कि 36 साल पहले जुबैर साहब की जनरल साहब के साथ एक ग्राउंड में मुलाकात हुई जहां पर हैंडशेक हुआ, और ये टोटल रिलेशनशिप 36 सेकंड के थे जिनको उन्होंने 40 साल पर मुहित कह दिया। उनके आपस में कोई पर्सनल रिलेशनशिप या फैमिली रिलेशनशिप नहीं थे, वो सरासर मरियम के लिए एनआरओ मांगने वहां पर गए थे। अब वापस आता हूँ इस मुद्दे पे। ये इंडिया का नैरेटिव था। अल्लाह ने हम पे इतनी मेहरबानी की कि हमने ना सिर्फ जंगी जो था एरिया जो था या जो मैदान था उसमें सबकत ली, अल्लाह ने हमें सबकत दी। मैं बार बार कहूंगा एक पाकिस्तानी के तौर पे कि अल्लाह ने हमें सबकत दी, बल्कि जो इखलाकी इकदार थी, जो यूएन के डिफरेंट जो उनकी डिफरेंट कवानीन थे, उनके जनीवा कन्वेंशन से, उनके तहत जो कैदियों को हैंडल करने का मामला था, तमाम मामलात में पाकिस्तान को अल्लाह ने सुरखरू किया, फतह याब की। और मैं यहाँ पर ऑफ कोर्स मेरा लीडर इमरान खान, उनकी डिसीजन मेकिंग थी, हमारी आर्मी की डिसीजन मेकिंग थी, लेकिन मैं ये कहूंगा कि इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वोटर हो, पीटीआई का हो, पीपल्स पार्टी का हो, किसी जमात का हो, तमाम पाकिस्तानियों का उस दिन सर फख्र से बुलंद हुआ था। मुझे आज समझ नहीं आ रही कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वोटर है या पीटीआई का या पीपल्स पार्टी का, वो घर में बैठा क्या सोच रहा होगा जब मोदी ये कह रहा था कि पाकिस्तान ने अभिनंदन को इसलिए छोड़ा कि उन पे हमारा प्रेशर था, और हमें अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर ये पता था कि हम पर प्रेशर नहीं था। हमने खालिसतन हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो एक नैरेटिव है, हमारी आर्मी का भी वही नैरेटिव है कि हम पीस को चांस देना चाहते हैं। हमने साउथ एशिया में पीस को चांस दिया, और आला मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर रहते हुए हमने ये फैसला किया। लेकिन आज मुस्लिम लीग नून ने जो बहुत देर से नवाज शरीफ इदारों पर हमला कर रहे थे, मरियम सफदर कर रही थी, अब आहिस्ता आहिस्ता उनके हवारी भी शुरू हो गए,
और उन्होंने हमारे मुल्क की सलामती पर हमला किया। आप लोग ऑपोजिशन को इंगेज लगता है नहीं करना चाह रहे हैं मुज़ाकरात की तरफ, डायलॉग की तरफ। अगर ऑपोजिशन इस नहज पर जा रही है तो आप लोग हुकूमत में, आप लोगों को बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए, ऑपोजिशन को ऐसे वक्त में इंगेज करना चाहिए। जी बिल्कुल, आप लोगों को एंगेज करते हैं जब वो अखलाकियात की हदों के अंदर रहते हैं। हम इन्हें एंगेज नहीं करेंगे, हम इनके साथ किसी किस्म का डायलॉग नहीं करेंगे जब तक ये नवाज शरीफ से जो मुल्क दुश्मन बयानियां दे रहा है ये उससे अपने आप को डिस्टेंट करें। ये मरियम सफदर जो मुल्क दुश्मन बयानियां दे रही है ये उस मुल्क दुश्मन बयानियां से अपने आप को डिस्टेंट करें। इस तरह के अयाज सादक जैसे, जिनको मैं मीर सादक और मीर जाफर कहूंगा, इस तरह के लोगों से अपने आप को डिस्टेंट करें, मुल्क दुश्मन बयानिया से अपने आप को डिस्टेंट करें और हम इनसे मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क में आगे जाने के लिए हर चीज के ऊपर बात करने को तैयार हैं। सामने आ गया कि हुकूमत किसी तरह के मुज़ाकरात नहीं करेगी, डायलॉग नहीं करेगी, ये आज आपने वाजे कर दिया। जी, जब तक ये मुल्क दुश्मन बयानिए से और नवाज शरीफ से अपने आप को डिस्टेंट नहीं करते, हम इनसे किसी किस्म का डायलॉग नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म के खुसूसी बराए सियासी रवाबित डॉक्टर शहबाज गिल साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, मुझे ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना तनवीर हुसैन साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। राना साहब, कभी आप लोग जो हैं वो एतराज़ करते हैं कि सिविल क़यादत को हसास मामलात पर एतमाद में नहीं लिया जाता, लेकिन जब सिक्योरिटी मामलात ऑपोजिशन के साथ तमाम सियासी क़यादत को बिठाकर डिस्कस होते हैं तो उससे उन बंद कमरों में जो होने वाली ब्रीफिंग है पूरी दुनिया के सामने तमाशा लगा कर रख दिया जाता है उसको। जिस तरीके से कल अयाज सादिक साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस में बातें की अभिनंदन के हवाले से, आपको नहीं लगता कि ये बयान जानबूझकर दिलवाने की कोशिश की गई है? एक अरसा तक खामोश रहे हैं अयाज सादिक साहब, आए हैं तो ऐसा बोले हैं कि पूरी दुनिया में तमाशा लगा दिया है, दुनिया हंस रही है और हमारा जो दुश्मन है वो इस पर मजाक उड़ा रहा है, वो इस पर जश्न मना रहा है। तो कौन सा एक ऐसा एजेंडा है जो पूरा ही नहीं हो रहा, आगे लिए चलते जा रहे हैं, आप लोग चलते जा रहे हैं, जलसों की तकरीरें हों या पार्लियामेंट में आप लोग इस तरह के बयान देने से बाजी नहीं आ रहे? शाजिया, मैं उस वक्त तो नहीं था हाउस में, लेकिन मैंने टीवी पे या किसी जगह मैंने देखा ये चल रहे थे टिकर या कोई ऐसी बात हुई है वहाँ। तो जब मुझे सरदार साहब मिले तो मैंने पूछा यार सादिक साहब से, तो मैंने कहा यार ये बात उन्होंने कहा कि मैंने बिल्कुल नहीं की, ये सियाको सवाल से हटके कोई बात की गई है। और वो आज मैंने फिर देखा कि वो व्हाट्सएप पे उनका एक चल भी रहा था कि मेरी जो बात है जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं इशू की, वो मैंने कही नहीं और मुझे तोड़ मरोड़ के पेश की गई है। शायद आपकी नज़र से भी गुजरी हो। बिल्कुल, कैसे तोड़ मरोड़ के पेश की गई है? आप भी उनका पूरा बयान सुने, जिस तरीके से उन्होंने बात की गई है कि शाह महमूद कुरैशी जो थे वो पसीने में शराबूर थे, हमारे पास आए कि प्लीज़ खुदा के वास्ते अभिनंदन को जाने दो, नहीं तो भारत रात को 9 बजे हमला कर देगा। इसमें तो तोड़ मरोड़ कर पेश करने वाली कोई बात ही नहीं है। वर्ड टू वर्ड जो है तो वो मीडिया जो उनके मुंह से अल्फाज निकले वो दिखा रहे हैं। नहीं, ये ऐसे बयान तो नहीं होने चाहिए जो सीक्रेट मीटिंग्स होती हैं या स्टेट सीक्रेट्स हैं या कोई भी चीज़ हो। मैं समझता हूँ कि कभी उसका जिक्र भी नहीं करना चाहिए, बल्कि किसी वक्त भी नहीं करना चाहिए, कमिंग डेज में या किसी वक्त। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम तो बातें होती हैं, कोई बंदा बुक लिखता है या कोई बात करता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब वो जो बात करते हैं वो कहते हैं कि जी आज उनकी रिबटल भी आई, उसका उन्होंने कहा है शायद आपकी नज़र से, मैं फिर गुजरी आपकी नज़र से जी, उसमें मैंने तो पढ़ा, जब मैं लाहौर आ रहा था तो मैंने देखा उन्होंने एक पूरा मैसेज दिया है सोशल मीडिया पे जो व्हाट्सएप पे मेरे आया है, उसकी बकायदा मैंने सारा सुना है कि उन्होंने पर्पसली खुद ही मैनेज करके एक अपना पैगाम भेजा कि ये मेरा। लेकिन आपको नहीं लगता इतना हसास नौयत का मामला जिस तरीके से ओपनली उन्होंने डिस्कस किया, पूरी मुस्लिम लीग नून को एक इस पर पॉलिसी बनाकर वजाहत देनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए, नवाज शरीफ साहब को इस पर जो है ना वो वजाहत देनी चाहिए, सीनियर लीडरशिप को इस पर वजाहत देनी चाहिए? नहीं, आज ये बात सारे सेशन तो ऑफ हो गया, लेकिन क्योंकि उनकी रिबटल आई है तो अगर मजीद इस पर बात करनी हुई तो मेरा मंडे को या ट्यूसडे को शायद हम इकट्ठे हों तो बिल्कुल बात होगी। लेकिन वो तो कहते मैंने नहीं बात की है। अब कैसे हो सकता है? कोई इंक्वायरी तो करानी नहीं, अगर बंदा कहता मैंने नहीं की और उसको ट्विस्ट किया है जो वो कहते हैं सरदार साहब,
उनका आपने मैसेज वैसे पढ़ा अब है वो तो कहते मेरा रहे हैं कि कवा सफेद है, सफेद है, कवा तो काला ही है। उन्होंने बात जो की है वो की है। चलिए मुझे अगर भी उन्होंने let me बात check नहीं कि की मैं, होती तो इतनी हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस डीजी आईएसपीआर को करने की क्या जरूरत थी? आप मुझे इस चीज का जवाब दें। अगर उन्होंने ऐसी कोई बात हाँ नहीं की। वो भी मैंने वो भी नहीं देखी, लेकिन मैंने सुना है कि उन्होंने कोई डीजी आईएसपीआर ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या एक दिया स्टेटमेंट, बिल्कुल दी और की है। वाकई ये मामला तो बड़ा सेंसिटिव है, और अगर हुआ तो ये नहीं होना चाहिए था। मैं आपको बताऊं, बिल्कुल ये ठीक नहीं है। अयाज सादिक साहब को माफी मांगनी चाहिए इस पे नहीं, पार्लियामेंट में आके। अगर वो तो क्या तो मानने ही नहीं। मैं देखे ना, आप बात वही है। मैं कहता हूँ बिल्कुल ये अगर कोई बात हुई है तो ये बिल्कुल गलत बात हुई। ये नहीं होना चाहिए, और बड़ी बंदे को बड़े डेप्थ होनी चाहिए, उसको कंटेन करना चाहिए चीजें। आप बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं, आपको नहीं लगता कि बस अब सिचुएशन जो है वो मजीद उस नहज तक नहीं लेकर जानी चाहिए कि जहां से वापसी आपकी जो है ना वो मुमकिन ना रहे, डायलॉग की तरफ जाना चाहिए? नहीं, मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को भी और अपोजिशन दोनों को थोड़ा सा इस पे अपने आप कंटेन करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा जिम्मेदारी गवर्नमेंट पे है, प्राइम मिनिस्टर पे है कि वो किस तरह चीजों को हैंडल कर रहे हैं, किस तरह अपोजिशन को, क्योंकि अपोजिशन इज आल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर डेमोक्रेसी, जिस तरह पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जिस तरह गवर्नमेंट होती है। मतलब कि आप लोग डायलॉग टेबल पर बैठने के लिए तैयार हैं? अच्छा, आप लोगों की प्रायोरिटी क्या है? आप लोग होगी हुकूमत से मुज़ाकरात करना चाहते हैं, एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहते हैं, किससे मुज़ाकरात करना चाहते हैं? शादिया, मैं आपको बताऊं कि हम 2 साल से जब भी इन्होंने हमें बुलाया है, जब भी हमें इन्होंने कहा है कि लेजिस्लेशन के लिए या दूसरे नेशनल इश्यूज के लिए हम गए, इनके साथ मीटिंग्स की। वो ठीक है, वो प्राइम मिनिस्टर मुज़ाकरात किससे करने की आप लोगों की तरजीह होगी, हुकूमत से या एस्टैब्लिशमेंट से? आप खुद समझ जाएंगे ना, मेरी बात सुनेंगे तो। वहां पे बात कोई नहीं निकलती। वहां पे वो कहता है जी ठीक है, मान के चले जाते हैं हम, मिनिस्टर इनके स्पीकर साहब सारे, लेकिन वहां कोई नहीं। आखिर में 2 साल बाद हमने कहा कि इनके बात करने का कोई फायदा नहीं है, और बाहर आके ऑनेस्टली गलत बयान देते हैं। कभी कहते हैं एनआरओ हमसे मांग गए, अब वहां बात तो इसका मतलब है आप एस्टैब्लिशमेंट के साथ बैठने को तैयार है, हुकूमत के साथ तो आप कह रहे हैं ना कोई फायदा नहीं है, बात सुनते नहीं, अंदर कुछ कहते हैं बाहर आके कुछ कहते हैं, तो एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं आप लोग? सारे स्टेक होल्डर्स को बैठना चाहिए और डायलॉग करने चाहिए, और एक इसको फिर से देखना चाहिए किस तरह आगे बढ़ा जाए। और ये जो चीजें, नवाज शरीफ साहब भी तैयार हैं डायलॉग के लिए, तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बैठने के लिए? मरियम नवाज तैयार हैं बैठने के लिए? नहीं, देखो डेमोक्रेसी में तो एक मैं आपको बात बताऊं, उसका हाल ही एक बातचीत के जरिए है। ये तो ये हो ही नहीं सकता कि हम उधर पे खड़े रहें और दूसरे उधर खड़े रहें और कोई हाल निकल आए, ये नामुमकिन है। ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ये तो हम डेमोक्रेटिक लोग हैं, लेकिन अगर हमें कोई यकीन हो कि सीरियसली डायलॉग होना है तो ये नेशनल इश्यूज पे कोई हल निकालना है, ठीक है, तो मेरा हाल है कोई हर्ज नहीं है इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा तनवीर हुसैन साहब मेरे साथ थे। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है। नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, ऐसा लग रहा है कि कोरोना की जिस खतरनाक दूसरी लहर के खदशात का इजहार किया जा रहा था, वो लहर अब शुरू हो चुकी है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क के 11 बड़े शहरों में कोरोना वायरस अब तेज़ी से फैल रहा है और अमवात की शरह में भी इजाफा हो रहा है। कोरोना के केसेस में इजाफे के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी गुज़श्ता रोज़ ख़बरदार किया था कि आइंदा जो 2 महीने ये एहतियात से गुजारना होंगे, क्योंकि ये खौफ मौजूद है कि सर्दी बढ़ते ही कोरोना वायरस भी तेज़ी से फैल सकता है। आज वफाकी वज़ीर असद उमर ने ट्वीट करते हुए कहा कि मुल्क में 70 दिन बाद कोरोना टेस्ट मुस्बत होने की जो शरह ये 3% से बढ़ गई है और एहतियात अब लाजिम हो चुकी है। जबकि वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा है कि अवाम और मुल्क को हम देख रहे हैं और इसी बिना पर हमें अगले हफ्ते मजबूरी में सख्त फैसले करना होंगे और डाटा को देखते हुए अगले हफ्ते मज़ीद पाबंदियाँ लगाई जा सकती हैं। हम आपको यहाँ पर यह भी बताएं कि मुल्क में कोरोना के फॉल केसेस की तादाद 11,000 से तजावुज़ कर चुकी है, जो कि गुज़श्ता महीने के वस्त तक 5,000 की कम तरीन सतह पर पहुँच चुकी थी।
3 महीने के बाद एक ही दिन में पाकिस्तान में 900 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कितनी अलार्मिंग सिचुएशन है ये इस पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन किया है सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपका। डॉक्टर साहिबा, पाकिस्तान में 70 दिन के बाद कोरोना वायरस फैलने की शरह 3% से बढ़ गई है। अगर मैं आपसे ये पूछ पाऊँ कि पंजाब में ये शरह कितनी है, कौन सा शहर सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है? लगता ये है कि लोगों ने अभी तक इसको संजीदा नहीं लिया है। लगता है कि लोगों को पता ही नहीं है कि शायद लोग ये समझ रहे हैं कि कोरोना शायद एग्जिस्ट ही नहीं करता। जब तक किसी के घर में कोई इफेक्ट ना हो जाए, किसी को कोरोना ना हो जाए, तो शायद किसी को यकीन नहीं आता कि कोरोना वाकई एग्जिस्ट करता है, ये भी कोई वायरस है। तो कितनी अलार्मिंग सिचुएशन है इस वक्त दूसरी लहर की? जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं शाजिया। बात असल में यही है कि लोग यकीन करने को और मानने को तैयार नहीं है कि कोरोना अभी मौजूद है। आपके साथ मैंने कितने प्रोग्राम्स किए हैं जिसमें 12 दफ़ा मैंने कहा है कि कोरोना नहीं गया और उस वक्त तक नहीं जाएगा जब तक हमारे पास वो वक्त ना आए, जब तक वैक्सीनेशन ना हो, और वैक्सीन आने के बाद ही कोई ऐसा टाइम आएगा कि जब हम बिल्कुल कोरोना से पाक हो जाएंगे। आज के दिन में अगर आप देखें तो 273 केसेस सामने आए हैं पंजाब के अंदर। 5 लोग जो हैं वो फौत हो चुके हैं इस बीमारी की वजह से। और आपने जो शुरू में बात कही वो सही निशानदेही की कि जब तक उनके घर पे ना पहुंचे कोरोना तो वो इस बात पे यकीन नहीं करते। और आप बताइए ये कौन सी ऐसी मुश्किल हिफाजती तदाबीरें हैं जो लोग इनको इख्तियार नहीं कर सकते। अब पहले तो ये शोर था कि जी मास्क नहीं अवेलेबल, अब फ्रीली मास्क अवेलेबल हैं और हर जगह मौजूद हैं और सस्ते तरीन उसमें आप घर पे बना सकते हैं। आप अपने मुंह को आपने कवर करना है। शादियों का सीजन है, हम कह रहे हैं मास्क पहने, लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी है। अब शादियों का मजमा बहुत बड़ी गैदरिंग होती है लोगों की। अब शादियों पे तो कोई मास्क नहीं पहनेगा, तो आप नहीं समझती एक बहुत बड़ा सोर्स हो सकता है आने वाले दिनों में? अब जो शादियों का सीज़न शुरू हो गया, वायरस फैल सकता है इससे बहुत ज़्यादा। शादियों पे तो कोई मास्क यूज़ नहीं करेगा, नहीं करता है। बिल्कुल सही आप फरमाती हैं, वो सबसे सुपर स्प्रेडर्स हैं हमारे, क्योंकि सब ने अपने आप को दिखाना होता है और अपनी वो वाली बात है कि हम शादी के फंक्शन के ऊपर रश लगा हुआ है और सैकड़ों के हिसाब से लोग इकट्ठे हो रहे हैं। और ये मैं बताती चली जाऊँ, ये ना हो कि अगर इसकी तादाद और इसकी इन्फेक्टिविटी रेट बढ़ता चला गया, जिस तरह आपने अभी बताया 3% पे चला गया, खुदा ना खास्ता 6% पे होगा तो ये शादी घर सब हमें बंद करने पड़ेंगे। तो इसका मतलब है स्कूल यूनिवर्सिटीज़ फिर से सब कुछ बंद हो सकता है, कारोबार बंद हो सकते हैं। हम 6 महीने पहले वाली जो बुरी एक सिचुएशन थी उसमें वापस चले जाएंगे। जी बिल्कुल, यही बात समझाने की कोशिश कर। आप मुझे ये बताइए कि एक शादी घर की मैनेजमेंट के लिए कितना मुश्किल है सिचुएशन को कंट्रोल करना। देखें, आप जब शादी घर के अंदर लोग आते हैं या किसी उस शामियाने में, अगर हर बंदे ने मास्क पहना हो और हर थोड़ी देर बाद आप 5-6 बंदे ऐसे रखें जो मुसलसल लोगों को चेक करते रहे, तो ये बहुत हद तक जो है काम कंट्रोल हो सकता है। 70% इन्फेक्टिविटी रेट जो है वो सिर्फ मास्क पहनने से कंट्रोल होता है। और मास्क भी आपको प्रॉपर पहनना चाहिए, नाक और मुंह दोनों को ढकना चाहिए। अब लोग इस बात को समझते नहीं है और हिफाजती तदाबीरें इख्तियार नहीं करते। देखिए कुछ लोग तो मजबूरी। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि कल 12 रबीउल अव्वल है, हमारा एक मजहबी त्यौहार है, लोग तकरीबात का एहतमाम करते हैं, जुलूस होते हैं। तो ज़ाहिर है आप लोगों ने एहतियाती तदाबीर तो बताई हैं, मास्क पहना, सोशल डिस्टेंसिंग, लेकिन लोग नहीं करेंगे और ऐसे मौके पे तो लोगों के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती होता भी नहीं है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगी? कल जो लोगों ने तकरीबात करनी है, जुलूस होंगे, कितना ज़रूरी है कल के दिन भी लोगों को एहतियात करना? देखिए शाजिया, हर इंसान की अपनी भी तो कुछ जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल, यानी इससे बड़ी देखिए ना, हम लोग मुसलमान होने के नाते समझना चाहिए, हदीस नबवी है कि जब कहीं वबा फैले तो आप उधर ना जाइए, और अगर आप किसी वबा के इलाके में तो उधर ना जाइए। यानी एक मुसलसल इंस्ट्रक्शंस हैं हर चीज़ के ऊपर। अब आप बताइए कि हमने कौन सी ऐसी मुश्किल हिफाजती तदाबीरें कर दी हैं जो लोग इख्तियार नहीं कर सकते। लोग पहले तो इस बात पे यकीन करें ना कि अभी कोरोना की वबा मौजूद है। तो इस बात का पता होना चाहिए कि अभी भी लोग फौत हो रहे हैं इस बीमारी की वजह से। बिल्कुल, और ये बड़ी तकलीफदेह चीज़ है। डॉक्टर साहिबा, सर्दी भी है, शुरू हो गई है, फिर स्मोक भी शुरू हो रही है, तो इस वजह से कितना ज़्यादा ये हार्मफुल हो सकता है कोरोना केसेस का बढ़ना या ज़्यादा इफेक्ट करना?
देखिए, जब स्मॉग होता है तो एक तो पहले भी आपको पता है रेस्पिरेटरी डिजीजेस जो हैं लाहौर के अंदर, खासतौर पे लाहौर जैसे शहर में, और ये जो गिरदोनवा के हमारे शहर हैं जैसे गुजरावाला वगैरह, जहाँ ये स्टबल बर्निंग होती है और ये सारा कुछ होता है, यहाँ पहले भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस जो हैं उनकी तादाद हमेशा सर्दियों में बढ़ जाती थी स्मॉग की वजह से। ऊपर से सोने पे सुहागा, आपका रेजिस्टेंस कम हो जाता है उसकी वजह से। जब आपका रेजिस्टेंस कम होगा तो आपको चांसेस हैं कि ये वबा पकड़ ले। नेचुरली जब किसी इंसान की कुव्वत मदाफियत कम होती है तो ये वबा पकड़ सकती है। तो इन चीज़ों को लोगों को समझना चाहिए और पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जो हिफाजती तदबीरों पे बार बार हुकूमत को लास्ट क्वेश्चन, हेल्थ कार्ड पंजाब में जो है ना वो देने की कल वज़ीर आज़म साहब ने भी बात की। उन्होंने कहा कि मैंने डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा से कहा, वो परेशान होगी, उन्होंने कहा कि इतने पैसे कहाँ से आएंगे, लेकिन आपका बड़ा ज़ाहिर है एक ज़बरदस्त किस्म का आपका एक कंसर्न था, अच्छा सवाल था कि वाकई पैसे कहाँ से आएंगे। तो कितना मुश्किल है, कितना बड़ा चैलेंज है आपके लिए पूरे पंजाब में हेल्थ कार्ड को जो है ना वो पहुँचाना? नहीं, यानी इसके ऊपर हमने बहुत काम किया पिछले 15 दिनों से, जब तक से चीफ प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि मैं चाहता हूं कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज भी पंजाब में इसी तरह मिले जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा में। उसको हमने बहुत अच्छे तरीके से स्टडी किया है, और अगर हम उसको स्टैगर करके करेंगे तो इंशाल्लाह अगले साल के एंड तक उम्मीद है टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज जो इस वक्त पूरे पंजाब के अंदर है वो 1,77,000 है। 1 करोड़ 77 लाख, यानी 17 मिलियन फैमिलीज हैं। अब इन 17 मिलियन फैमिलीज को हमने कार्ड देना है इंशाल्लाह। आपको पता है 72 लाख को तो हमने पहले ही देना था। फिर खान साहब ने ये कहा है कि जो सबसे वल्नरेबल लोग हैं सोसाइटी के, उन पे सबसे पहले आप उनको पे सबसे पहले दें। तो हमने बाकायदा स्टेटिस्टिक्स तैयार किए हैं। हमारी जो सोशल जो अपना डिपार्टमेंट का नेटवर्क है उसके मुताबिक हमारे पंजाब के अंदर कोई तकरीबन 19 लाख बेवा खवातीन हैं। तो सबसे पहला बेवा खवातीन को हम देंगे, फिर वो लोग जिनको ज़कात मिल रही है, फिर जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, यानी सबसे बहुत शुक्रिया। सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा मेरे साथ थी। मुझे नाज़रीन प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। फ्रांस में शाया होने वाले गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ मुस्लिम दुनिया सरापा एहतजाज है। पाकिस्तान, तुर्की, बांग्लादेश, ईरान, उर्दन, कुवैत समेत दीगर इस्लामी ममालिक में तौहीन आमेज़ खाकों के ख़िलाफ़ आवाम का गम व गुस्सा जो है वो बढ़ता जा रहा है। मुस्लिम ममालिक में फ़्रांस के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे हो रहे हैं, फ्रांसीसी सदर के पुतले जलाए जा रहे हैं, फ़्रांस से सिफारती ताल्लुकात ख़त्म करने के जो है ना वो मुतालबात अब ज़ोर पकड़ते जा रहे हैं और फ्रांसीसी मसनूआत का बाइकॉट भी किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद फ्रांसीसी सदर जो है ये अपनी हट धर्मी पर कायम है और इंतहा पसंदी को फ़रोग दे रहे हैं। यूरोपीय दुनिया भी इस इंतहा पसंदी में फ्रांस के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है, जबकि मुसलमानों के खिलाफ मजहबी इंतहा पसंदी में आलमी रिकॉर्ड बनाने वाला भारत भी अब फ्रांस के साथ खड़ा हो गया है। भारतीय वजारत खारजा की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि फ्रांसीसी सदर मैक्रोन के खिलाफ जाती हमले में जो नाकाबिल कबूल ज़बान इस्तेमाल की जा रही है, हम इसकी सख्ती से मजम्मत करते हैं। ये बैन अल-अक़वामी बयानिए की इंतहाई बुनियादी मेयारात के भी खिलाफ है। भारत से और उम्मीद की भी क्या जा सकती है, जिस मुल्क में 25 करोड़ से ज़ायद मुसलमान मौजूद हों और वहाँ मुसलमानों को साथ ज़बरदस्ती मज़हब उनका तब्दील करवाया जाता हो, मसाजिद को शहीद किया जाता हो, मुसलमानों की मुनज़्ज़म नस्ल कशी की जाती हो, वो भारत मुसलमानों के लिए आखिर क्यों आवाज़ उठाएगा कि इस वक्त OIC का क्या रोल होना चाहिए, मुस्लिम उम्मा का क्या रोल होना चाहिए। मैं बात करूँगी, इस पर मुझे ज्वाइन किया है मजहबी स्कॉलर, चेयरमैन रोयते हिलाल कमेटी, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने। मुफ्ती साहब, तौहीन आमेज़ खाकों के ख़िलाफ़ पूरी जो दुनिया के मुसलमान हैं इस वक्त सरापा एहतजाज है, आवाज़ उठाई जा रही है, क्या रिएक्शन होना चाहिए इस वक्त पूरी मुस्लिम उम्मा का? OIC का जो प्लेटफॉर्म है वो इसीलिए बना है जहाँ पे मुसलमानों के हुकूक की बात की जा सके, उनकी आवाज़ को बुलंद किया जा सके, उनके साथ अगर दुनिया में गलत हो रहा है पूरी दुनिया को बावर कराया जा सके कि पूरी दुनिया के मुसलमान एक हैं, किसी किस्म की ज़्यादती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आखिर ये प्लेटफॉर्म कब इस्तेमाल होगा? क्या मैसेज देना है हमें मगरिबी दुनिया को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप मुझे पूरा वक्त दें तो मैं तफसील के साथ इस मसले की तमाम जुज़ियात पर गुफ्तगू करूँगा। जी।
सबसे पहले तो ये कि शान रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम में तौहीन और इहानत का मसला कार्टूनों या कैरिकेचर्स की सूरत में जो फ्रांस में रूनुमा हुआ, इससे दुनिया भर के तकरीबन 1.5 अरब मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए, उनके दिल ज़ख्मी हैं और वो शदीद कर्ब की कैफियत से दो चार हैं। फिर ये पहली मर्तबा हुआ कि किसी मुल्क के सरबराह ममलकत व रियासत ने इस तौहीन के जुर्म को स्टेट लेवल पर प्रोटेक्ट किया, इसका दिफा किया और इसको तहफ़्फ़ुज़ दिया। और एक प्रोफेसर ने लिखा है कि ये वॉर क्राइम्स में आता है जो फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन ने किया। उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे वतन अज़ीज़ में पार्लियामेंट में भी मज़म्मत की करारदादें पास हुई। गवर्नमेंट और अपोजिशन ने मिलकर करारदादें पास की और मुरतब की। पब्लिक लेवल पर रैलीज़ निकाली जा रही हैं, इहतिजाज किए जा रहे हैं, दीगर मुस्लिम ममालिक में भी इसके मज़ाहिर आ रहे हैं। लेकिन बुनियादी बात ये है कि मगरिब की दुनिया ज़र परस्त है, सरमाया परस्त है। हमारे इस एहतिजाज का उन पर कोई असर मुरतब नहीं होता। ये तो हम अपने जज्बात के इजहार के लिए और अपने हुक्मरानों पर दबाव डालने के लिए करते हैं। वो तरीक़े अमल कि जिसका मगरबी ममालिक पर असर मुरतब हो, वो चंद सूरतें हैं। क्या? पहली बात तो ये है कि उनसे सिफारती मुकाता किया जाए, वहाँ से मुस्लिम सफरा को वापस बुलाया जाए और फ्रांसीसी सफारतकारों को मुल्क बदर किया जाए। फिर साथ ये भी हम भी मुतालबा करते हैं कि फ्रांसीसी मसनूआत का बाइकॉट किया जाए। लेकिन किसी अखबार ने, किसी टेलीविज़न चैनल ने या किसी इदारे ने जो रिलीजियो पॉलिटिकल हैं, अब मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मुतालबा किया था कि पाकिस्तान की मार्केटों में जो फ्रेंच प्रोडक्ट्स मौजूद हैं उनकी फहरिस्त शाया की जाए ताकि पब्लिक को पता चले कि ये फ्रांसीसी प्रोडक्ट है। और हर सुपर स्टोर और डिपार्टमेंटल स्टोर के बाहर ये फहरिस्त आवेज़ा हो। और साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि फ्रांस से जो चीज़ें आती हैं उनका ताल्लुक लग्जरी से है, तायुशात से है, बुनियादी ज़रूरतों से नहीं है कि जिनके बगैर हमारा गुजर नहीं हो सकेगा। लिहाजा इस तरह का कोई रिएक्शन या रद्द-ए-अमल या रिस्पांस मुस्लिम ममालिक की तरफ से स्टेट लेवल पर और गवर्नमेंट लेवल पर नहीं आया। अगर बेख्तियार भी मजम्मती करारदादें पास करें और बाइख्तियारो इख्तिदार भी आप मगरबी दुनिया को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अगर होलोकॉस्ट के मुतालिक आप लोग इतने सेंसिटिव हैं, आप उसका मवाद तशहीर करने पर बिल्कुल पाबंदी है, तो आखिर आप हमारे जज्बात को क्यों नहीं समझते हैं कि ये जो मामला है ये कितना हसास है हम लोगों के लिए? हम दुनिया से ये मुतालबा करना चाहते हैं कि जैसे एक फ़र्द को फिज़िकली टॉर्चर करना, अजियत पहुंचाना, कत्ल करना, जान और माल को नुकसान पहुंचाना दहशत गर्दी है, तो अगर किसी एक्शन से
दुनिया के 1.5 अरब इंसानों को ज़हनी अज़ियत पहुँचे, उनके क़ुलूब मजरूह हों, उनके अक़ायद मजरूह हों, तो इसको भी इंटेलेक्चुअल टेररिज्म डिक्लेयर किया जाना चाहिए। इंसानी हुकूक के इदारों में अक़वाम मुत्तहिदा के लेवल पर, और 2 साल पहले यूरोपियन अदालत ये करार दे चुकी है कि ब्लास्फेमी को या तौहीन रिसालत को जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ प्रेस के साए में प्रोटेक्ट करना ये दुरुस्त नहीं है। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ प्रेस का जायज़ इस्तेमाल नहीं है। तो फिर क्यों नहीं यूरोपियन अदालत के फैसले को नाफिज किया जाता? जी मुफ्ती साहब, कल बड़ा मुबारक दिन है, 12 रबीउल अव्वल है, ईद मिलादुन नबी है। इस हवाले से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे दुनिया भर के मुसलमानों को? मैं दुनिया भर के मुसलमानों को और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के मुसलमानों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वो कल के मुबारक दिन जो ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस और रैलियाँ निकाली जा रही हैं, बड़े पैमाने पर जलसे मुनक़िद होंगे, उन सब को नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के उन्वान से मौसूम किया जाए। कल जुमे के खुतबात में प्रोटेस्ट किया जाए, और हम बदमनी नहीं चाहते, न मुल्क के अंदर और बाहर इंतशार चाहते हैं हम, लेकिन बदनसीबी ये है कि हुकूमतें पुरअमन बात को सुनने के लिए और मानने के लिए तैयार नहीं होती। और मेरी नज़र में इहानत रिसालत के मगरिब में जो वक्फे से ये इक़दामात होते हैं, उनके पीछे ये मकरू अज़ाइम हैं कि मुसलमान जो है मोहब्बत रसूल से सरशार होकर इश्तियाल में आकर जवाबी कार्रवाई करें और फिर इनको दहशतगर्द डिक्लेयर किया जाए। तो इसलिए हम मुतालबा करते हैं कि दहशतगर्दी की मजम्मत तो करो, लेकिन जो दहशतगर्दी के असबाब हैं, रीजंस हैं, और जिसकी वजह से मुसलमान उसको ख़त्म करो। ये इस्लामोफोबिया की जो इनको बीमारी लाहिक हो गई है, इससे निकलना चाहिए। और जो मजहबी आज़ादी की बात करते हैं, तो फिर मुसलमानों को भी मजहबी आज़ादी होनी चाहिए। हमें बताया गया कि फ्रांस में कई इस्लामिक सेंटर्स और मसाजिद को बंद किया जा रहा है और कहीं पर इजाज़त नहीं दी जा रही, तो इसके बारे में भी बात होनी चाहिए हमारे मुल्क। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया चेयरमैन रोयते हिलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। प्रोग्राम के लिए आप हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।